हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th के 2026 बोर्ड पेपर के बायोलॉजी पेपर को डिस्कस करेंगे। तो हम बिना समय गवाए हमारे 12th के बायोलॉजी पेपर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले पेपर को बहुत अच्छे से जब भी आपके पास पेपर आता है तो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से रीड करें और एक एक चीज़ को ध्यान से देखें कि पूछा क्या गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न जो आपको दिखेगा बायोलॉजी पेपर में पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इन सीड इनएक्टिविटी स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, वर्नलाइजेशन, डॉर्मेंसी, एपोमिक्सिस। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है डॉर्मेंसी, क्योंकि जब सीड इनएक्टिव स्टेज में रहता है तो वो डॉर्मेंसी की स्टेज कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन पर आप जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड इन रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। उन्होंने पूछा है कि किस रीजन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फीमेल की बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर आपका आंसर, आपके पास में 4 ऑप्शन है, यूटेराइन कैविटी, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर एम्पुला, क्योंकि जब आप फैलोपियन ट्यूब को देखोगे उसके 3 पार्ट है और 3 पार्ट में से जो बीच वाला पार्ट है वो थोड़ा सा काफ़ी जगह को, स्पेस को लेकर रहता है और उसी का नाम होता है एम्पुला। जब आप थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं, द स्टिकनेस ऑफ द स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फैसिलिटेट्स द एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन्होंने पूछा है कि जब भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स टूटते हैं या उन्हें जब काटा जाता है तो उसके बाद जोड़ने के लिए किस एंजाइम का आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, थर्ड है काइटिनेज और डी है हिंद2। इसमें से आपका करेक्ट आंसर बी वाला आएगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, और यहाँ आप ध्यान रखिए कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डीएनए जब कटता है तो उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को वापस जोड़ने के लिए आपको डीएनए लाइगेज की हेल्प लगती है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज नॉट ए स्टेप ऑफ पीसीआर साइकिल। कौन सा इन चारों में से ऐसे पोर्शन है जो कि पीसीआर साइकिल की कोई स्टेप में काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, डीनेचुरेशन, प्राइमर्स एनेलिंग, थर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, फोर्थ वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ जीन्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि जब भी आप पीसीआर को पढ़ेंगे इट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर पहला जो डीनेचुरेशन है वो फर्स्ट प्रोसेस में आता है, सेकेंड प्राइमर्स एनेलिंग में आता है, थर्ड इज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स आता है। तो ये तीनों प्रोसेस ही पीसीआर टेक्निक की है। तो जो फोर्थ पोर्शन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ जीन्स, ये पीसीआर की टेक्निक में नहीं आता है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर कॉल्ड। ऐसी स्पीशीज के बारे में बोला है उन्होंने जो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट देती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमर्शियलिज्म, म्यूटलिज्म, पैरासिटिज्म और कॉम्पिटिशन। तो ऐसी स्पीशीज जो दोनों को एक दूसरे की हेल्प करती है, इट इज कॉल्ड म्यूटलिज्म। तो सेकंड ऑप्शन आएगा आपके सामने। सिक्स्थ वन इज, इफ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस देन वी गेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जीपीपी से बताया जाता है और उन्होंने बोला है माइनस रेस्पिरेशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है, प्लांट जितनी भी एनर्जी को कैप्चर करता है वो पूरी 100% एनर्जी रहती है, लेकिन जब वो खुद के वर्क के लिए, मतलब कि वो रेस्पिरेशन भी करेगा, उसमें से वो माइनस हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है। तो एक्चुअल में जब हम जीपीपी में से माइनस रेस्पिरेशन को करते हैं तो हमारे सामने जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सी है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या फिर डी है प्राइमरी प्रोडक्शन। तो यहाँ का जो आंसर, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सेकंड ऑप्शन बनेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये चूज द करेक्ट जितने भी ऑप्शंस थे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अगला हमारे सामने जो सेकंड क्वेश्चन बन रहा है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ब्लैंक contraceptive tablet developed by the Central Drug Research Institute of Lucknow in India। तो ये आप जानते हैं, अगर आपने ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स स्टार्ट हुई थी, जिस जगह पर वो लखनऊ में जो स्टार्ट हुई थी, तो उसका जो पहला ब्रांड बना था वो सहेली ब्रांड के नाम से बना था। तो यहाँ का जो ऑप्शन आएगा वो सहेली आएगा। सेकेंड है
सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डैश म्यूटेशन। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल जीन जब डिसऑर्डर फॉर्म करता है इट इज कॉल्ड अ सिकल सेल एनीमिया। थर्ड इज अ होमो सेपियंस एरोज इन डैश एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम होमोसेपियंस के बारे में पढ़ते हैं, हम ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको पता चलना चाहिए कि इनके जो फॉसिल्स मिले हैं वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो जो शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका से हुई थी, देन आफ्टर वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं। तो जो पहला ऑप्शन हमारे सामने आया है और फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमें फिलअप करना है वो अफ्रीका आएगा। फोर्थ वन इज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स आर कॉल्ड। ऐसा क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से पूछा है कि बताइए आप कि वायरस जब इन्फेक्टेड करते हैं सेल्स को तो वो कौन सा प्रोटीन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर इंटरफेरॉन्स। फिफ्थ वन इज इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर आपने ह्यूबिलिन के बारे में डिटेल में पढ़ा है तो आप बिल्कुल अच्छे से करेक्ट आंसर कर पाएगी, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी को जो लिंक्ड करा गया है वो डाइसल्फाइड लिंकेज या बॉन्ड के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आएगा। सिक्स्थ वन, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, the plant and animal species associated with an obligatory way also become extinct, it is called। यहाँ का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आप समझिए कि अगर कोई स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज खत्म हो जाती है और एक इंसेक्ट या पर्टिकुलर कोई भी जब उस स्पीशीज के पीछे अपना सारी चीजें कंप्लीट करता है तो अलग अलग स्पीशीज किस तरीके से खत्म होती है। तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो आएगा को एक्सटिंक्शंस। थर्ड वन इज, इसमें ट्रू फॉल्स का ऑप्शन आपके सामने है, आपको ट्रू और फॉल्स के जरिए अपने आंसर्स को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोलन ग्रेन्स एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अगर आपको पोलन ग्रेन का डायग्राम अच्छे से याद है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि एक्साइन जो बनती है पोलन ग्रेन की वो स्पोरोपोलेनिन से बनती है, मतलब ये ट्रू आंसर है। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म्ड 200 स्पर्मेटोजोज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्टली हमारे पास में 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, और अगर ये बोल रहे हैं 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो क्या वो 200 स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करेंगे। तो एक करेक्ट आंसर है 50 × 4 = 200। थर्ड वन इज, कलर ब्लाइंड पीपल इज एबल टू डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। इन्होंने क्वेश्चन बोला है और आपके एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से मेंशन है कि जो कलर ब्लाइंड पीपल रहते हैं उनको रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो क्या एबल होते हैं। तो ये आंसर जो जाएगा हमारा वो करेक्ट नहीं है, मतलब ये फॉल्स में जाएगा। फोर्थ वन इज, नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल प्रेजेंट इन डीएनए। क्या डीएनए में यूरेसिल रहता है। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि डीएनए के 2 पार्ट होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। यहाँ पर आपको प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन को और पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन को याद होना है, क्योंकि आरएनए के प्लेस पर यूरेसिल जाता है न कि डीएनए में जाता है। तो ये भी आपका क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। फिफ्थ वन इज, बोन मेरो एंड थाइमस आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बोन मेरो और थाइमस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स नहीं है, तो ये क्रॉस फॉल्स में जाएगा। 6 वन इज, इच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन द डीएनए। ये राइट आंसर है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रहते हैं और अगर उसमें एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो एक पर्टिकुलर साइट पर जाके डीएनए को अंदर से कट करता है। तो इट इज अ राइट आंसर, ट्रू। अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पर जाते हैं, जहां पर आपके सामने मेज करेक्ट पेयर बता रखा है। आपके सामने 5 पेयर दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वाला है स्ट्रॉबेरी। आपके सामने जो 5 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें याद रखना है कि स्ट्रॉबेरी इट इज एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। सेकेंड है वेसेक्टोमी। आप जानते हैं वेसेक्टोमी का मतलब होता है कि अगर मेल की बॉडी में से वास्ट डिफरेंस को कट कर दे तो वह स्टरलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर आएगा वेसेक्टोमी के सामने मेल स्टरलाइजेशन। थर्ड इज अ स्विस चीज। यहाँ पर स्विस चीज के सामने पर्टिकुलर वो स्विस चीज का एक पर्टिकुलर नाम पूछ रहे हैं, तो जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मनी। फोर्थ वन इज ब्यूटरिक एसिड। ब्यूटरिक एसिड में क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरियम आएगा, क्योंकि ब्यूटरिक एसिड इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा फॉर्म किया जाता है। फिफ्थ वन इज स्टैटिन, और स्टैटिन का जो जनरल एक यूज होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हो जाता है, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है। तो आपको इस तरीके से सारे मेस कॉलम को करेक्ट ऑर्डर में करना रहेगा।
अब हम लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव के पैटर्न पर आते हैं, जो कि 1 वर्ड में आपको आंसर करना है, राइट आंसर इन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस भी चलेगा। इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डुअल फंक्शन, इसमें ब्रैकेट में लिखा है मेट एंड इनिशिएटर जेनेटिक कोड। आप जानते हैं कि जब भी कोई जेनेटिक कोड की प्रोसेस स्टार्ट होती है, आप mRNA के ऊपर जब कोडिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहला कोडन जुड़ता कौन सा है, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पर AUG के बारे में बात करनी, जो कि इनिशिएशन कोडन के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है विच टाइप ऑफ चार्ज फाउंड ऑन DNA फ्रेगमेंट्स। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि DNA के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। Third one is in tissue culture the capacity of generate a whole plant from any cell ऑब्लिक एक्सप्लांट इज कॉल्ड। ऐसी सेल जो अपने जैसी सेल को फिर से फॉर्म करने की क्षमता रखती है, इट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। यहाँ पर टोटिपोटेंसी आंसर आएगा। फोर्थ वन इज द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नेदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इन्होंने बोला है कि इसमें एक स्पीशीज तो बेनिफिट होती है लेकिन दूसरी स्पीशीज को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। ऐसे स्पीशीज को क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ का जो आंसर आएगा वो कमर्शियलिज्म आएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था, दोनों स्पीशीज म्यूचुअली अट्रैक्ट थी, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रही थी, इसीलिए म्यूटलिज्म आया था। फिफ्थ वन इज फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऐसी जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट करती है अपनी फूड चेन को, इट इज कॉल्ड डेट्रियस फूड चेन। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे ऑब्जेक्टिव के पैटर्न के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक। यहाँ पर हमें हर बार ये मैं बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जब भी कोई पेपर को सॉल्व करें, वो कितनी बार क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे आंसर्स को बहुत ज़्यादा में लिखते हैं या फिर कभी कभी कम लिखते हैं या कभी गलत तरीके से लिख कर आते हैं। आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, देन आफ्टर आपको उसके आंसर करने हैं। आपको इसकी गाइडलाइन जो आगे बता रखी है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक में कितने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, कितनी लाइंस को आपको यूज करना है। आप थोड़ा सा उस चीज को करते हुए करें, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं जाएगा और आप कभी भी उसको कम ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, what is medical termination of pregnancy and how many weeks pregnancy is safe for MTP, right? बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आप बहुत ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश भी ना करें। what is medical termination of pregnancy, MTP, इससे हम देख सकते हैं कि एज अ जनरल लैंग्वेज में इसको एबॉर्शन कहा जाता है। और अगर हाउ मेनी वीक्स प्रेगनेंसी सेफ फॉर MTP पूछ रहे हैं तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है 20 वीक्स। जनरली जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो 20 वीक्स तक सेफ होती है और जनरली पहले सेफ नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स ने काफ़ी चीज़ों के केसेस बढ़ने के कारण, रेप केसेस के कारण या और भी बच्चों में बहुत सारी जेनेटिकली बीमारियां हो जाती, कुछ सिंड्रोम हो जाते, उन केसेस में MTP को ऑर्डर दिया है कि कभी कभी 20 वीक्स के अंदर अंदर एबॉर्शन करवाया जा सकता है। इसका और में क्वेश्चन बन रहा है राइट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में आप IVF के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आप डिटेल में लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2 जनरेशन। ये काफ़ी इजी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैंडल्स लॉ जो डोमिनेंस वाला पूछा है, तो यहाँ पर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में वो पूछ रहे हैं। आपको सिंगल टॉल और डॉर्फ वाले प्लांट को कैटेगराइज करके F1 जनरेशन लानी है और F1 जनरेशन के बाद उसकी F2 जनरेशन लानी है। और जब F2 जनरेशन के आप जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो को लेते हैं तो आपके सामने उसका फिनोटिपिक रेशो 3:1 में आ जाएगा और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 में आ जाएगा। पर क्योंकि इन्होंने फिनोटिपिक ही पूछा है तो आप 3:1 पर इसको कंप्लीट कर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का और टेस्ट क्रॉस को लेके पूछा है और टेस्ट क्रॉस के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा हुआ है कि जब भी आप फर्स्ट जनरेशन निकालते हैं, उस फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस जब आप पेरेंट प्लांट के रिसेसिव कैरेक्टर से करवाते हैं, इट इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है
राइट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नेम एंड कैरेक्टर्स ऑफ फॉलोइंग रीजन। अगर उन्होंने जो चीज़ पूछी आप उसी को बहुत तरीके से लिखते हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। पहला ऑप्शन उन्होंने इसमें रखा है गेन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। उन्होंने बोला है कि क्रोमोसोम 21 में अगर एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है तो कौन सा सिंड्रोम है ये, तो ये डाउन सिंड्रोम है। और आप इसके कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। जनरली डाउन सिंड्रोम के जितने भी रहते हैं उन्हें मंगोलिज्म कहते हैं, उनका राउंड फेजेस रहता है और वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। वो स्टेराइल तो नहीं होते लेकिन उनके 21 क्रोमोसोम में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, इट इज कॉल्ड अ ट्राइसोमी, और यही उनका एक जनरल कैरेक्टर है। उसी का 8 नंबर का सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया, ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। अगर 2 क्रोमोसोम जनरल लिखते हैं लेकिन 2 की जगह एक ही है और एक है ही नहीं और उसकी जगह उन्होंने 0 मेंशन करा है, इट इज कॉल्ड अ मोनोसोमी। और ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, जो जनरली फीमेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं पर उन्होंने बोला एक ही है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि वो टर्नर सिंड्रोम है। उसके कैरेक्टर में आप बोल सकते हैं कि ओवरी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहती है, जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं होते हैं, इसलिए ये टर्नर सिंड्रोम को फॉलो करता है। इसी का और का क्वेश्चन बना है, राइट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी डायग्राम। ये पार्थेनोजेनेसिस वाला क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसमें आपको हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताना है और जो जनरल हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। पार्थेनोजेनेसिस में अगर हम देखें तो 3 कैरेक्टर आपको सामने दिखाई देते हैं, एक हनी बी जो कि फीमेल हनी बी, एक ड्रोन और एक वर्कर। अगर हम फीमेल हनी बी की बात करें और हम वर्कर्स की बात करें तो ये दोनों ही फीमेल कैरेक्टर हैं, और अगर हम ड्रोन की बात करें तो ये सिंगल क्रोमोसोम में काउंट होता है और जो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस को वो डिटेल में बताता है। तो आपको यहाँ पर पूरा उसका सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को बताना है। अगला आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट इन इम्यून सिस्टम। टू द पॉइंट है, 1-1 आपको जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं फंक्शंस बताने बी और टी के, तो अगर आप 2-2 फंक्शन भी बताते हैं सफिशिएंट है। जैसे कि बी लिम्फोसाइट के 2 फंक्शन में सबसे पहले आता है बी लिम्फोसाइट में फंक्शन कि आप प्रोड्यूस एंटीबॉडीज के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वायरस के इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। देन आफ्टर ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को पावर जनरेट करती है। सेकेंड टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और ये कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड सेल को बहुत तेजी से खत्म करती है। तो ये 2-2 फंक्शन सफिशिएंट है, आप एक भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ लिम्फोइड सिस्टम। एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल तरीके से लिम्फोइड सिस्टम बना रखा है, जैसा कि हम आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का एक डायग्रामेटिकली पोर्शन देखते हैं, उसी तरीके से पूरी बॉडी में एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, जो जनरली ब्लड में किसी वायरस इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को जाने से पहले चेक करता है। तो वो सिंपल है, जहाँ पर आपको सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रॉ करके बताना है और कहीं कहीं पे लिम्फ नोड्स बताना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन के पोर्शन में दिखाई देती है। वहां से आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इनके डिफरेंस के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले तो एक्सोन्यूक्लियस बात कर रहे हैं या एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अगर हम एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक्सो मतलब बाहर से, ये बाहर से डीएनए को कट कर रहा है। अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो ये अंदर से डीएनए को कट कर रहा है। ये चीज़ें आप डिफरेंस में जब लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बायोरिएक्टर के लेबल्ड डायग्राम की, तो बायोरिएक्टर के लेबल डायग्राम में 2 डायग्राम आपके सामने बता रखे हैं, स्पास्ड वाला और स्टिर्ड वाला। उस दोनों में से आप जो भी एक सिंगल डायग्राम बनाएंगे आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ अ गिवन पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम इन योर आंसर शीट एंड लेबलिंग 1 to 4। तो यहाँ पर आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है और जहाँ पर भी जो जो पोर्शन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी को बताना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने डायग्राम्स के थ्रू पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम में सिर्फ आपको लेबल्ड करना है और ये भी चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर होती है। कहीं पर की भी आप किसी भी तरीके से ले लें कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वहाँ का नेटिलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको बी से भी डिनोट आप कर सकते हैं। पॉजिटिव फैक्टर का मतलब होता है कि वो बढ़ रही है, वहाँ पर पैदा होने वालों की संख्या, बर्थ करने वालों की संख्या बढ़ रही है।
सेम अगर उन्होंने सेकंड ऑप्शन यहाँ पर प्लस का साइन बता के क्वेश्चन पूछा है कि भैया आप यहाँ पर क्या फिलअप करोगे, तो आप यहाँ पर इमिग्रेशन फिलअप कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे गाँव के कस्बों के लोग बहुत सारी बार शहरों में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं एजुकेशन को लेके या बिजनेस को लेके, तो वो आते हैं। जब वो चीज़ें बढ़ती हैं तो सेम पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये दो फैक्टर इसीलिए उन्होंने पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स के साथ बताए हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी शहर की कम हो रही है तो आप देखो नेगेटिव फैक्टर बता रखा, मतलब वहां पर अगर कोई कारण है, कोई बीमारी फैल गई है और भी कुछ कारण हो गया है तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पर खत्म होने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो वो माइनस में जा रहा है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी का एक और देखें कि भैया इमिग्रेशन बात कर रहे हैं, काफी सिमिलर ये लगते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किसी कारण से लोग बढ़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड इमिग्रेशन, और किसी कारण से लोग घट रहे हैं तो इमिग्रेशन। तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारी चीजें हैं, हमको लगता है कि यार हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर चीजें हमारे हिसाब से नहीं है और बढ़नी चाहिए, हमें कहीं और जाना चाहिए, तो हम हमारी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, तो यहाँ का डेंसिटी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 11 के ही और वाले क्वेश्चन पर अगर जाते हैं तो आपके सामने आता है राइट गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड इट रिसोर्सेस आर लिमिटिंग देन विच टाइप ऑफ स्पीशीज विल बी एलिमिनेटेड। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो जनरली जब दो स्पीशीज आपस में कॉम्पिट करती हैं तो कहीं ना कहीं एक एग्जिस्ट करती है और एक खत्म हो जाती है। उसी को अपने को यहाँ पर डिटेल में बताना था कि क्या क्या ऐसे फैक्टर है, फूड को लेके है, रिसोर्सेज को लेके है, वहाँ की हैबिटेट को लेकर है, और इसी से इस डिटेल क्वेश्चन को आपको तैयार करना था। अब अगर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा है राइट ए स्पैरो बिलोंग वन और मोर ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है लेकिन बहुत इजी वे में ही है एक तरीके से देखा जाए तो। ये बोल रहे हैं कि क्या एक प्लांट को खाने वाली एक स्पेरो क्या प्लांट को ही खाएगी, क्या वो अलग अलग प्लांट्स को नहीं खा सकती, या स्पेरो को खाने वाले क्या सिर्फ एक स्पेरो को ही खाएंगे। बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स पर वो जा सकती है। स्पेरो डायरेक्ट इंसेक्ट्स को भी खा सकती है, स्पेरो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, प्लांट्स फसलें भी खा सकती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को लेकर आपको बात करनी है और 2 मार्क्स में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसी का और का क्वेश्चन एक और बन रहा है व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट व्हेन अ बिग ट्री बायो नंबर रिप्रेजेंट एज पिरामिड फॉर्म। यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 का जो और पूछा है, इन्होंने, आप जानते हैं कि पिरामिड 3 तरीके के हैं, बायोमास का, नंबर का, एनर्जी का। आप जानते हैं कि एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही होता है, स्ट्रेट ही होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बात करी है कि व्हेन अ बिग ट्री, और बिग ट्री का आप हमेशा जानते हैं कि वो जनरली उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। उसी को आपको यहाँ पर बनाना था और उसी से रिलेटेड चीजों को समझाना था कि अगर एक बिग ट्री की बात करें तो भैया बिग ट्री जो आएगा वो एकदम से प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में आएगा और उस पर रिप्रेजेंट करने वाले डिपेंडेंसी वाले उसके एक के बाद एक ऊपर आएंगे और वही उसकी मेन थीम रहेगी। और यहाँ पर आप इन्वर्टेड पिरामिड के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो शुरू हो रहे हैं वो 3 मार्क्स के शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर लग रहा है, जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि लेवल्ड डायग्राम के साथ अपनी चीज़ों को आप समझा सकते हैं तो आप बिल्कुल समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज ऑटोगेमी, why cannot cross pollination in Clistogamous flowers, write in brief। पहले तो ऑटोगेमी को आप समझाइए। ऑटोगेमी का सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना, सेल्फ पॉलिनेशन करना, जो कि नेचर करता नहीं है। ये सिंपल सी एक बात है कि अगर एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा दिमाग यही लगेगा कि यार मेल और फीमेल वहीं पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे और अपनी स्पीशीज को फॉर्म करेंगे। लेकिन ऑटोगेमी की कंडीशन जनरली ये बताती है कि कहीं ना कहीं क्रॉस फर्टिलाइजेशन से उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, तो वो हमेशा फॉलो करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो, वो उसी के मेल को किसी और फ्लावर पर जाके किसी फीमेल को वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन उनके साथ एक और पूछा है कि व्हाई कैन नॉट क्रॉस पॉलिनेशन इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्यों क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की कैटेगरी ऐसा नहीं करती है। तो वो यही बात है कि यहाँ पर क्लिस्टोगेमस की बात करें जहाँ पर ओपन और क्लोज फ्लावर्स की कैटेगरी बताई जाती है, जो कि दोनों तरह की कैटेगरी को अपने साथ में रखते हैं कि अगर नेचर ने उनको इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने की प्रोसेस रखी होगी तो कहीं ना कहीं अदर फ्लावर्स के पोलन ग्रेन आकर फीमेल को फर्टिलाइज कर देंगे, नहीं तो अगर क्लोज फ्लावर्स रहेंगे तो वहीं पर अपना सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके अपनी स्पीशीज को कहीं ना कहीं जिंदा रखेंगे। इसी का 13 का और क्वेश्चन जो बनता है हमारे सामने, व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। यहाँ पर आपको
सिंपल सा अगर आपसे मेगा स्पोरोजेनेसिस पूछा है तो मेगा से ही आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर फीमेल पार्ट बनेगा, और मेगा स्पोरोजेनेस जो कि एक प्लांट का फीमेल पार्ट है और जो शुरुआत करता है अपने पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने की, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि वो उसका पूरा मैच्योर एम्ब्रियो से कैसे बनेगा, उस पूरी प्रोसेस को आपको बताना है, जो कि फीमेल पार्ट से स्टार्ट होके लास्ट टिल फीमेल गैमेटोफाइट तक जाएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को कम्प्लीटली बताना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट वहाँ पर करके आइए, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आप जब भी फीमेल एम्ब्रियो सेक की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग प्रोसेस से ही बताना पड़ेगा, और जब वो सेल्स फॉर्म होती हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में आपको कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट को मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो जो एज सेल फॉर्म होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर की जो 3 सेल है जिनको एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है, बीच की जो 2 सेल होती है वो पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानी जाती हैं, नीचे की जो 2 सेल होती हैं उन्हें सिनर्जिड्स बोला जाता है, और जो सिंगल सेल आपको यहाँ पर एक और दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड एग सेल, इट इज कॉल्ड अ फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ की प्रोसेस को समझाने के लिए आपको मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू से कंप्लीटली बताना पड़ेगा। देन आफ्टर आपके सामने 14th क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट फॉलोइंग। 3 आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन, होमोलॉजी, एनालॉजी। इनके बारे में भी डिटेलिंग है आपके सामने, आप डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन की थ्योरी थी, ठीक है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करना है। होमोलॉजी जिसमें हमने सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, और एनालॉजी डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ये तीनों में अगर आप इन लाइनों के थ्रू अगर अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको प्रॉपर 1-1 मार्क्स तीनों में मिलेंगे। इसी का जो क्वेश्चन है 14 का और में बन रहा है, सेम राइट इन शॉर्ट अबाउट द फॉलोइंग। 3 टॉपिक आपके सामने फिर से सामने है, बिग बैंग थ्योरी, write the name of gases used by S.L. Miller in closed flask during his experiment, और write equation of Hardy-Weinberg principle। तो यहाँ पर जो पहला पोर्शन है बिग बैंग थ्योरी का, जिसमें आपको थोड़ा सा बताना है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे ओरिजिन हुई, किस थ्योरी के थ्रू हुई। तो यहाँ पर अपने को 13.8 बिलियन ईयर्स एगो से लेकर अपनी बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल करते हुए बताना है कि कैसे ओरिजिन हुआ है एक सेल का और कैसे इवोल्यूशन हुआ है हमारा। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ गैसेस। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में किन किन गैसेस का इस्तेमाल किया था, और सबसे पहला प्रोटीन जो बना था ग्लाइसिन के रूप में, उसके लिए कौन कौन सी गैसेस बनी थी, जिसका रेशो आपको CH4 NH3 H2 के रूप में 2:1:2 के रूप में बताना था। और थर्ड है, राइट इक्वेशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, उसके बारे में बताना था। यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 14 का और है, उसमें जो थर्ड है, राइट इक्वेशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पर वो इक्वेशन मेंशन करनी पड़ेगी और प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, p² + 2pq + q² = 1। यहाँ पर p² होमोजाइगस डोमिनेंट को बताना चाह रहा है, यहाँ पर 2pq हेटेरोजाइगस को बताना चाह रहा है, और q² यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव को बताना चाह रहा है, या तब जाकर आपको इसके कंप्लीटली नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज बायोगैस, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट एंड राइट बायोगैस यूजेस इन अवर डेली लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार कुछ बोर्ड के एग्जाम्स में हमने देखा है कि हर बार अल्टरनेटिवली आता ही है। तो यहाँ पर आप प्रॉपरली बायोगैस मतलब गोबर गैस प्लांट हैं जो कि जनरली रूरल एरियाज में कम्प्लीटली रहता है, जो कि एज ए फ्यूल प्रोड्यूस करता है। तो आपको उसका लेबल्ड डायग्राम बनाना है और उसके डेली लाइफ में उसके यूजेस लिखना है, क्योंकि हम काऊ डंग हमारे, और हम जिस तरीके के इंडिया में हम जो रहते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी कृषि प्रधान देश रहते हैं वो कहीं ना कहीं जब अलग अलग तरह के काऊ और बफेलो इनको पालते हैं, तो गोबर का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको कैसे यूज़ करें और उसका कैसे एज ए फ्यूल तैयार करें, वो इस प्रोसेस में पूरी तरीके से आपको बताना रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ही और वाला क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज BOD।
राइट एंड इन 3 प्रिवेंशन ऑफ डिक्रीज बीओडी ऑफ पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर। आप बीओडी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बीओडी का फुल फॉर्म वहां पर लिखना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म है। एंड राइट एनी 3 प्रिवेंशन डिक्रीज। जनरली जैसे 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 अगर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बीओडी का लेवल हाई रहेगा, और जैसे 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 उसमें से गंदगी दूर होती जाएगी, बीओडी का लेवल वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो आप क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या क्या तरीकों से नदियों की सफाई रख सकते हैं, या कैसे हम हमारी नदियों में से गंदगी को हटा सकते हैं, वो बीओडी के लेवल से आप पता कर सकते हैं। उस तरीके से आपको इस आंसर को कवर करना था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। What is biodiversity? Write the name of its 3 important levels. यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल की डिफरेंट स्पीशीज आपको मिलेगी। उनके अलग अलग आपको लेवल्स दिखाई देंगे, वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में डिवाइड रहेगी। वो बहुत छोटे ग्रास फूड चेन के रूप में या अलग अलग तरह की बड़ी फूड चेन के रूप में आपको दिखेगी। उसी तरीके से आपको बायोडाइवर्सिटी को मेंशन करते हुए यहाँ पर उसको परफॉर्म करना था। क्वेश्चन नंबर 16 का और बनता है, राइट एनी 3 मेन हाइपोथेसिस अबाउट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है, और यहाँ पर आपको हर तरीके की हाइपोथेसिस जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है उस तरीके से इसको आंसर को कवर करना था, गिवन बाय इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर 3 हाइपोथेसिस के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट इज एरिया रिलेशनशिप, सेकंड वन इज अ प्रोडक्टिविटी हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस बताती हैं कि इकोलॉजी को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। पर कहीं कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण या और भी ऐसी चीजें हैं या CO2 के बहुत ज्यादा इफेक्ट के कारण बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है और ये हाइपोथेसिस आपस में गड़बड़ाती। इन्हीं को आपको बेसिस करके इस क्वेश्चन को कवर करना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक 4 मार्क्स का है, जो थोड़ा सा डिटेलिंग मांगता है और उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कवर करना है। तो 17 का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, राइट इन शॉर्ट अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला है फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। जनरली हम प्लेसेंटा जानते हैं कि जब बच्चा जो रहता है, जब वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में रहता है तो वो माँ के यूट्रस से किस तरीके से चिपका रहता है। तो जनरली उसके चिपके रहने का एक थ्रू मीडियम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू वो न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, एक्सक्रीशन को, हार्मोनल बैलेंस के सिक्रीशन को फॉलो करता है। और जनरली आपके इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में बता रखा है। तो हम जानते हैं कि हार्मोन सिक्रीशन में भी वो HCG या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करता है। तो ये प्लेसेंटा के फंक्शन में आपको क्लियरली मेंशन करना ही था। सेकंड इसमें आता है मेनोपोज की स्टेज। मेनोपोज हम जानते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल की बॉडी में, एक गर्ल में जब स्टार्ट होती है, इट इज कॉल्ड मेनार्क। इन्होंने पूछा है कि वो खत्म कब होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेनोपोज। जब जनरली ओवरी के अंदर ओवा धीरे 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 पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड ए स्टेज ऑफ मेनोपोज, जो कि फीमेल्स में जनरली आपको 45 to 50 की एज में दिखाई देती है। उसको डिटेल करते हुए आपको बताना था। देन आफ्टर स्टेम सेल्स, जनरली स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यूअल को रिप्रेजेंट करती है और रिपीटेडली ये जो सेल्स होती है डिवाइड कर करके अपनी सेम कॉपी बनाती है। जनरली हमारी बॉडी में बहुत स्टेम सेल्स नहीं पाई जाती है, पर ऐसी हैं जो कुछ सेल्स जब हमारी खत्म होती है तो उन सेल्स को वापस तैयार कर लेती हैं। उसके बारे में डिटेल करना था। देन आफ्टर आपके सामने फोर्थ वन था जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा की डिटेलिंग में आपको टू द पॉइंट करनी थी, जिसमें आपको बताना है कि जोना पैलुसिडा एज अ प्रोटेक्शन के रूप में, स्पेसिफिक बाइंडिंग के रूप में, या फिर प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी के रूप में। तो हम समझे कि जोना पैलुसिडा है क्या। जनरली एक फीमेल के ओवा के ऊपर की एक कवरिंग है जो जनरली हर स्पर्म्स को आने नहीं देती है या बहुत सारे स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देती है। तो ये जनरली क्या करती है, ये एक तरीके से तो पहले ओवा के मेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है, स्पेसिफिक बाइंडिंग करती है कि अगर स्पर्म बहुत सारे आ रहे हो तो वो सारे स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देगी। पॉलीस्पर्मी का मतलब ये होता है कि एक बार में एक ही स्पर्म उसके अंदर जा सकता है, बाकी के नहीं जा सकते हैं। पर्टिकुलर जोना पैलुसिडा में ZP3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कि एक स्पर्म्स को आने के बाद में उसकी टेल को बाहर करके बाकी सारे स्पर्म्स को पूरी तरीके से खत्म करते हैं या उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और 17 का जो और वाला क्वेश्चन हमारे सामने जो बनता है, ड्रॉ अ क्लियर लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म। बहुत अच्छे से हम जानते हैं उसके एक्रोसोम पोर्शन के बारे में, मिडिल पीस के बारे में, नेक के बारे में, टेल के बारे में, जिसकी डिटेलिंग आपको करनी थी, और TS ऑफ ओवरी के बारे में।
दोनों ही बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है जो कि आपको पूरे 4 मार्क्स को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, एंड राइट इट्स एप्लीकेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जनरली अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअल में डीएनए अभी अभी के बहुत सारे केसेस आप देखते हैं कि बहुत सारी मदर के बच्चे जो रहते हैं वो खो जाते हैं। कितने केसेस रेप केसेस में पता नहीं चल पाता है कि रेप किसने करा है, तो डीएनए को मैच करना है। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग खत्म हो जाते हैं, उनके डीएनए उनके लोगों से मैच करने रहते हैं। तो एक लंबी प्रोसेस होती है जो एनसीईआरटी में बहुत ही लेवल डायग्राम के साथ में समझाई गई है, स्टेप टू स्टेप, जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी थी। देन आफ्टर इसी का और का क्वेश्चन एक और बन रहा है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें आपको डबल हेलिकल मॉडल बनाना था और वाटसन क्रिक के साथ इसको डिटेल करना था कि जनरली एक हेलिकल कैसे कंप्लीट होता है, कौन कौन से कितने बेस पेयर रहते हैं और एक बेस पेयर आप कितने कॉइल पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो काफी इंपॉर्टेंट भी था, आने जैसा भी था, जो आया है एड्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। राइट अबाउट एड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 का पहला है नेम द पैथोजन ऑफ एड्स। यहाँ पर उन्होंने पैथोजन के बारे में पूछा है कि एड्स फैलता किससे है। एक्चुअल में ये एचआईवी से फैलता है, तो आपको यहाँ पर एचआईवी लिखना काफी नहीं है। एचआईवी के साथ में आपको ह्यूमन इम्यूनोवायरस के बारे में लिखना पड़ेगा पूरा कंप्लीट। देन आफ्टर नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स। एड्स अगर किसी को हो जाए तो कैसे कंफर्म करें, उसके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी में एलिसा के बारे में बता रखा है। एलिसा का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि एड्स को डिफाइन करता है कि कैसे हम कैसे पता करें कि ब्लड में एड्स हैं। ये कंफर्मेटरी तो नहीं होता है, पर फिर भी इससे काफ़ी पता ही चल जाता है कि एड्स है या नहीं है। मेन कॉजेज क्या है, तो मेन कॉजेज में एड्स के बहुत सारे कॉजेज है, पर जनरली अभी जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है वो ड्रग्स के कारण या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के कारण ये तेजी से फैल रहा है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में भी आपको देखना है कि आप कैसे रोकेंगे। तो ड्रग्स का इस्तेमाल में जो निडल इस्तेमाल होती है वो सिरिंज चेंज करके नहीं ली जाती है। कितनी बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन में बिना चेक करे डॉक्टर्स कर देते हैं, या फिर बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स जो रखते हैं वो बिना किसी प्रिकॉशंस के सेक्स करते हैं। उस केसेस में प्रिवेंशन ऑफ एड्स का ध्यान रखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपके सामने सेम क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला क्वेश्चन बनता है राइट शॉर्ट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। या तो आप उन क्वेश्चन को कवर करिए, अगर आप और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 का और वाले में पहला है ऑटो इम्यून डिसीज। जैसे ही ऑटो वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है खुद के ऑर्गन्स, मतलब कि खुद की सेल्स, खुद की ही सेल्स को जनरली ऑर्गन्स को खत्म करना शुरू कर देती है। हम ऐसे बहुत सारे डिसीजेस देखते हैं जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की है, या और भी ऐसी डिसीजेस है आर्थराइटिस टाइप, जो कि खुद की सेल्स को धीरे 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 खत्म करना शुरू कर देती है। तो उसमें आपको यहाँ पर उनकी डिटेलिंग करना थी। विथड्रॉल सिंड्रोम में भी सेम उन्होंने बताया है कि कभी कभी कोई किसी चीज के लिए एडिक्ट हो जाता है, अल्कोहल के लिए या हम ड्रग्स के लिए या निकोटीन के लिए, तो सडनली जब इन चीजों को बंद करा जाता है तो बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती कि कोई लगातार एडिक्ट था और अब आपने बोला कि अब बंद करना है। तो वो जो उसको जो सिम्टम्स आते हैं उन चीज़ों के, क्रेविंग्स जो उसकी आती है, इट इज़ कॉल्ड विथड्रॉल सिंड्रोम, जिसके बारे में आपको डिटेलिंग करना थी। देन आफ्टर इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज, तो भैया बहुत सारे इफेक्ट्स इसके आपको सामने आते हैं। आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को लिख सकते थे, क्योंकि ड्रग के अगर आप देखोगे तो सोशली या मेंटली फिजिकली आप बहुत पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं और हमारे करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर आप पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आप थोड़ी सी डिटेलिंग करके अपने को नंबर इसमें पूरे मिल सकते हैं। अगर हम इसी के क्वेश्चन नंबर 19 के 4 पर चले तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एल्कोहल, कैसे प्रिवेंशन करें, तो सबसे पहला नंबर इसमें काउंसलिंग को लेकर आता है। या फिर हमारी सोशल गैदरिंग ऐसी होनी चाहिए जो हमें बहुत अच्छे लोग मिले, जिनसे हम मिलें, जो हमें अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं। हम हमारे आसपास के जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनसे हमारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस करें, और ऐसे लोग जो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों में नेगेटिव इफेक्ट देते हैं उनसे हमें दूर रहना है। इसको भी आप सेम डिटेलिंग करके आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जो कि इस पेपर का सबसे लास्ट पोर्शन है, और इसमें आपके सामने 2 पोर्शन बता रखे। क्वेश्चन नंबर 20 में भी 2 पोर्शन है। पहला है व्हाट इज जीन थेरेपी, राइट परमानेंट क्योर ऑफ एडेनोसिन डीएमाइनस डेफिशिएंसी। ये इस बार का आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जीन थेरेपी, जनरली थेरेपी का मतलब आप समझिए कि जब भी हमें किसी भी तरीके का डिसऑर्डर होता है, जब हम फिजिकली फिट नहीं रहते तो हम बोलते हैं यार फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से कभी कभी आपके जीन्स भी गड़बड़ा जाते हैं,
और अगर उनकी प्रॉपर समय पर थेरेपी हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड अ जीन थेरेपी। तो ये अगर हम देखें इसके डिटेलिंग पर जाएं तो एक 4 साल की बच्ची में इसको सबसे पहले नोट किया गया था और उसकी बॉडी में एक पर्टिकुलर एंजाइम था एडेनोसिन डी अमाइनेज, जिसकी डेफिशिएंसी हो गई थी, जिसके कारण से उसकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि वो थोड़े से भी इन्वायरमेंट में आने के कारण बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। उसकी थेरेपी की गई थी और जनरली अगर हम इसकी थेरेपी पर जाएँ तो बहुत क्योर तो नहीं हो पाता है, लेकिन हम यहाँ पर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के साथ में इस थेरेपी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस आपको इसी को डिटेल करते हुए लिखना था। इसी का क्वेश्चन नंबर 20 का बी पोर्शन भी उन्होंने बताया था। बीटी कॉटन प्रोड्यूसेस प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग इन ग्रोथ स्टेज। दिस प्रोटीन क्रिस्टल डू नॉट किल द बैसिलस बैक्टीरिया इन स्पाइट ऑफ किल स्पेसिफिक इंसेक्ट वाई एंड राइट। अगर आपको बीटी कॉटन के बारे में पता है, जनरली बीटी का मतलब आप समझिए कि बैसिलस थ्रोएंजिनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं और इसका जो जीन है इट इज कॉल्ड अ क्राइजीन। जब भी इस बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट खाता था तो जब ये जीन, ये जनरली ये बैक्टीरिया किसी इंसेक्ट की बॉडी में पहुंचता था तो उस इंसेक्ट को जनरली ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता था। इंसेक्ट अपने पर्पज से बैक्टीरिया को खा रहा है, लेकिन जब बैक्टीरिया उसकी बॉडी में पहुंचा है तो वो बैक्टीरिया को भी, वो उस इंसेक्ट को भी किल कर रहा है। उसी चीज को हमने समझकर एज अ बहुत सारी प्लांट स्पीशीज में इस क्राइजीन को इंसर्ट करा और हमने बहुत सारी स्पीशीज को इंसेक्ट से बचाने के लिए यूज करा। उसी को डिटेल करके आपको बैसिलस थ्रोएंजिनेसिस के बारे में यहाँ पर समझाना था। इसी का क्वेश्चन नंबर 20 का और क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज बेनिफिट ऑफ ह्यूमन राइट। तो जनरली अगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं तो जनरली जेनेटिक मटेरियल हैज बीन आर्टिफिशियली मॉडिफाइड। हमने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि किसी भी जीन को मॉडिफाइड कैसे किया जाता है। तो हम अलग अलग तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार करते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, अलग अलग कामों में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में या हमारी अलग अलग तरह की स्पीशीज को सुधारने के लिए। उन सब के डिटेलिंग यहाँ पर एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग को थ्रू करके और रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आपको बताकर सेंसर को कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 पूरे एनालिसिस हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।